हेलो एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु और मैं आज बात करना चाहूँगा पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में जो हमारे पड़ोस के देश में हो रहा है। सबसे पहले ये चालू हुआ आपका श्रीलंका से, फिर ये गया बांग्लादेश में, अब ये हाल ही में ये नेपाल में हुआ और इंडोनेशिया में भी ये चल रहा है। तो आज हम जानना चाहेंगे आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब सारी कंट्रीज जो इंडिया को सराउंड करती हैं वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आखिर आ क्यों रहा है। क्या ये इसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न है या किसी का हाथ है, या सही में पॉलिटिकल पार्टीज इतनी करप्ट हो गई हैं सारी देशों में, जो लोग सड़कों पे उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आज हम इसी बारे में जानना चाहेंगे और वीडियो के एंड तक आप बने रहिए ताकि आप भी कंक्लूजन में पहुंच सको। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की, क्योंकि ये सबसे रिसेंट केस है। नेपाल एक वेरी यंग डेमोक्रेसी है। 2008 में आपका मोनार्की ख़त्म हुई नेपाल में, उसके बाद वहाँ डेमोक्रेटिक सरकार बनी। पर वहाँ कभी भी एक सरकार बहुत टाइम तक का नहीं चली, कभी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। और जो यूथ था वो हमेशा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और देश की जो इकोनॉमी है वो कभी बढ़ नहीं पाई। इस चक्कर से लोगों में हमेशा अनरेस्ट रहा, कभी खुशी नहीं रह पाई। इस साल आपने देखा होगा कि नेपाल में प्रोटेस्ट पहले से चल रहे थे, क्योंकि वहाँ एक ट्रेंड चला था नेपो किड करके। नेपो किड एक्चुअली में ऐसा था कि जो बहुत सारे अमीर नेता लोग हैं उनके बच्चे हैं, वो लोग लेविश लाइफ जी रहे थे, दुबई घूम रहे हैं, कहीं स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, महंगी महंगी वॉचेस, महंगे क्लोथ्स, एक्सपेंसिव डेस्टिनेशंस। पर जो एक आम नागरिक है नेपाल का, एक यूथ है, वो एक बेसिक जो सर्वाइवल होता है वो भी नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी उसको मुश्किल आ रही थी। तो स्टार्टिंग में जो ये प्रोटेस्ट है इसकी शुरुआत इससे होती है। पर सितंबर 2025 में ओली गवर्नमेंट जो अभी नेपाल में थी, वो क्या करती है, वो सोशल मीडियाज पे बैन कर देती है। अच्छा, तो सोशल मीडियाज़ पे मतलब रिपोर्ट्स के माने तो सोशल मीडिया उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप्स को बोला था कि आप अपना जो सेंटर है वो आप नेपाल में खोलिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नेपाल इतना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं करता है किसी एक बड़ी कंपनी कि वो अपना सेंटर आपका नेपाल में खोले। पर इवेंचुअली ये हुआ कि जो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो नेपाल में बैन हो गए। उससे एक तो ये हुआ कि आपका जो यूथ है, अब उसके पास करने के लिए कुछ रहा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हटा देंगे एक यूथ की लाइफ से तो वो मेन मुद्दों पे आ जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल, लोगों को में आपस में कांटेक्ट करने के लिए भी बहुत मुश्किल आने लगी। सपोज आपका कोई बच्चा है कि वो आपका अमेरिका रहता है, तो आप उसको कांटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि यूजुअली सबसे इजी मीडियम होता है कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप, और वो भी बैन हो गया। तो इससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया। फिर होता ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट चलते चलते आपका एक वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल जाता है, जब पुलिस वाले 16 बच्चों को मार देते हैं जो प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म्स में थे, और कम से कम 100-200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अगले दिन ये होता है कि जो प्रोटेस्ट आपका पीसफुल था वो वायलेंटली टर्न ले लेता है। नेपाल के लोग अपना पार्लियामेंट जला देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को मारते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को तो ऑलमोस्ट जिंदा जल के उनकी डेथ हो गई है, और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं ओली जी, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। तो बेसिकली जब भी आपकी गवर्नमेंट गिरती है तो आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री में नहीं आते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज रेज होते हैं। और और आयरनी की बात तो ये है कि नेपाल में जो दोनों जो गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और कम्युनिस्ट का मानना ये है कि वो पीपल को सर्व करना चाहते हैं, और इवेंचुअली लास्ट में लोगों ने उनको सर्व किया अच्छा मील। ये बहुत हार्ड है बिलीव करना कि स्टूडेंट्स ने सरकार पलटा दी। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, करना भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि करप्शन बहुत हो गया था नेपाल में। बट इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट स्टूडेंट्स टॉपल द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, क्योंकि ये बिना किसी सपोर्ट के नहीं हो सकता। इसी बीच ये हुआ कि बहुत सारे इंडियंस को भी मारा गया नेपाल में, बहुत सारी शॉप्स भी जलाई गई इंडियंस की नेपाल में। पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है वो। और हमेशा ऐसे ही होता है, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री लीजिए, इवेंचुअली इंडियंस को ही तड़पाया जाता है, इंडियंस को ही मारा जाता है। और
इस चीज़ का इम्प्लीकेशन ये होगा कि इंडियंस और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है वो और खट्टे हो जाएंगे और दोनों देश के बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि एक कॉमन रोड मैप हो गया है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हुआ वो सही हुआ, जो हुआ वो गलत हुआ, पर एक कॉमन रोड मैप हो गया है। सबसे पहले प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद इवेंचुअली वो वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल जाता है और इवेंचुअली वहाँ की गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है। इंडिया में भी ऐसा करने की कोशिश की जाती है, छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। आप देखेंगे एक कंट्री तब ज़्यादा फ्लरिश करता है जब उसका नेबर भी उतना ही अच्छा हो, उनकी उसके नेबर में भी उतनी ही स्टेबल गवर्नमेंट हो, और दोनों का लक्ष्य एक ही हो कि हाँ, हमें अपनी कंट्री का बेटर फ्यूचर चाहिए। एट लास्ट मैं ये होप करूँगा कि हमारे आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, भले नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, एक्सेप्ट पाकिस्तान, मैं चाहूँगा कि इन तीनों जगह एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए जो प्रो इंडिया हो, ऑब्वियसली बिकॉज मैं इंडियन हूँ, और मैं चाहूँगा कि हाँ, मेरी कंट्री ग्रो हो। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे आसपास लड़ाई हो ताकि मेरी फैमिली लड़ाई हो। मैं चाहूँगा कि दे विल ऑलवेज बी प्रो इंडियन, और मैं चाहूँगा कि वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट आए तो जो जिन लोगों ने जो प्रोटेस्ट करा था वो उनका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो, मेनली नेपाल। क्योंकि बांग्लादेश का तो ऐसा नहीं कह सकते, बांग्लादेश का ऐसा कहना बहुत टफ है, पर श्रीलंका और नेपाल से अभी भी उम्मीदें हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे।